चिकित्सा स्टार्ट किया था। रसायन चिकित्सा में हम लोग पहला पाद पढ़ रहे हैं और पहले पाद में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज हम उसी क्रम में आज लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हमने कल आपको बताया था कि हम लोग योग के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने आपको प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में बताया जितनी बातें पढ़नी थी, द्वितीय ब्रह्म रसायन के बारे में बताया जितनी बातें हमको पढ़नी थी, है ना। हम च्यवनप्राश के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने कल आपको बताया भी था, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है च्यवनप्राश के बारे में। जो कॉम्पिटेटिव लेवल का जो क्वेश्चन बनाते हैं वो हमने आपको दे दिया, साहब यहाँ क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम, प्रूफ एग्जाम के नज़रिए से कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जब हम काय चिकित्सा का पेपर देते हैं वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द सेंस की वो कई बार इस तरह से कहते हैं, क्वेश्चन फ्रेम जानते हो किस तरह से करते हैं? चरक संहिता में आपको इस तरह से फ्रेम नहीं करेंगे, संहिता में इस तरह से फ्रेम नहीं करेंगे। वो काय चिकित्सा का जब पेपर दोगे वहाँ ऐसे कहते हैं कि रसायन का वर्णन करते हुए किसी एक ऐसे रसायन के बारे में वर्णन करिए जो बहुतायत प्रयोग किया जाता है, या किसी एक ऐसे रसायन का हमको डिटेल बताइए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम च्यवनप्राश खाते हैं और सबके घर में च्यवनप्राश। ये कहता भी है, क्वेश्चन में फ्रेम करता है कि बहुतायत यूज किया जाने वाला रसायन, या है ना आधुनिक मतलब तरीके से जो मॉडर्न जो एरिया अभी जो नज़रिया बना है लोगों के प्रति, है ना, उसके हिसाब से जो रसायन सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आपको दिमाग जाएगा कि च्यवनप्राश से बेहतर कुछ नहीं है ना। तो इसलिए हम च्यवनप्राश के बारे में पूरा डिटेल जानते, मतलब हमें जानना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे रसायन योग की एक अलग से हमने PDF आपको दिया है। वो जानबूझ करके हमने अलग से दिया है कि अगर आपको पढ़ने का मन करे, बहुत शॉर्ट में दिया हमने, बहुत अच्छा तरीका बना करके दिया। मतलब किताब पढ़ेंगे ना, किताब में बड़ा खिचड़ी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किताब में हो सकता है आपको समझ में ना आए, समझ में आएगा भी तो आपको कंठस्थ नहीं होगा कि आप उसे याद कर पाए। हमने उसी बात को इजी वे में लिख दिया। तो हमने 6 रसायन के बारे में लिखा है। हमने लिखने जब शुरू किया तो पहले अध्याय के 6 रसायन के बारे में अलग से हमने जानबूझ के लिख दिया, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट है। च्यवनप्राश जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया। तो देखो हमने प्रथम देखो लिखा है, प्रथम ब्रह्म रसायन कैसे बनता है ना, द्वितीय कैसे बनता है ना, लिखा है जरूर है, हमको पढ़ना नहीं है। एग्जाम के नज़रिए से हमको नहीं पढ़ना है। अगर मैंने दिया है, अगर तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की आप पढ़ सकते हैं, मैं जानबूझ करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। जितना काम की बात थी हमने पढ़ लिया है। कॉम्पिटेटिव लेवल का, प्रॉफ लेवल का जो आता है वो च्यवनप्राश से जनरली क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन को हम जानबूझ के आ रहे हैं। अब बाकी अगर तुम पढ़ना भी चाहोगे ना तो बहुत ईजी वे में लिखा है कि पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद हमने ये किया, बाय स्टेप लिख। जब मैं तुमको च्यवनप्राश पढ़ा दूंगा ना, यानी जो हम च्यवनप्राश शुरू करने वाले हैं, हम जब च्यवनप्राश को तुमको पढ़ा देंगे, तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि और ये रसायन जो लिखा है वो कैसे पढ़ना है, तुमको आइडिया मिल जाएगा। तो आओ हम च्यवनप्राश के बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल, है ना। कल हमने पढ़ा था कुछ बातें च्यवनप्राश के बारे में, कुछ बातें आपको याद भी आ रही होंगी, हमने कल बातें बताई है। तो आज हम च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता है हम ये सीखेंगे। सुनो, हाउ टू मेक द च्यवनप्राश। सबसे पहली बात, टोटल जो क्वाथ द्रव्य लिया जाता है च्यवनप्राश में 36 क्वाथ द्रव्य होता है। हमने साफ साफ लिखा है। और वो दवाइयाँ हम 36 नहीं रखते बैठेंगे। देखो मोटा मोटा मैंने लिखा ना, जीवक, ऋषभक, मेधा, बाकी 10 मूल की जितनी दवाइयाँ हैं पूरी की पूरी इसमें मिली होती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ, सोचो कितनी दवाइयाँ, 36 दवाई। जो क्वाथ तुम्हारा बनेगा, जो काढ़ा तुम्हारा बनेगा 36। तो हम 36 थोड़ी रटने बैठेंगे। अरे 10 मूल में 10 दवाई तुमको ऑलरेडी पता है। 10 मूल में क्या क्या आता है वो तुमको पता ना, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, लघु पड़ी, कृष्ण पड़ी, साल पड़ी, क्या क्या सब है ना। अरे लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल पढ़ के आए हो। तो लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल को मिला करके ही तो 10 मूल कहा जाता है। जो 10 मूल इसमें है पूरी दवाई, वो तुम पढ़ चुके हो, तुमको याद है। मेधा, ऋषभक, जीवक और बहुत सारी इस तरह से 36 दवाइयाँ मिली है, तो याद रहेगा। तो 36 दवाई मिली है क्वाथ द्रव्य के। तो तुम्हें 36 नाम भले ना पता हो, 12-15 तो पता रहेगा तुम। अरे 10 मूल की दवाई तो तुमको पता ही है, 10 तो वो लिख डालो। मेधा, ऋषभक, जीवक, ये 10-13 दवाई हुआ कि नहीं, 13 लिख के टीसी इत्यादि कर दो। नहीं तुमको ज़्यादा लिखा है, जीवक, ऋषभक, मेधा प्लस 10 मूल इक्वल टू मतलब इटीसी मतलब इत्यादि 36 क्वाथ द्रव्य च्यवनप्राश बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे लिखना है, ही नहीं कि मतलब 36 लिखना शुरू कर दिया, ऐसा गलती नहीं करना ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो याद भी नहीं रहेगा तुमको। क्या तुमको 36 याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, ठीक है। ये बताया तो ठीक है साहब, ये कोई नई बात नहीं है, कल हमने पढ़ा था। लेकिन आज थोड़ा सा हमने ये जान लिया कि दवाइयों के नाम है क्या। 36 क्वाथ द्रव्य है तो कौन कौन से 36 क्वाथ द्रव्य ये हमको पता चल गया, ठीक है। मतलब कुछ एक आइडिया मिला। अब चलो च्यवनप्राश कैसे बनाया जाना ये हमको बहुत जरूरी है जानना।
तो सुनो, स्टेप बाय स्टेप लिखा है मैंने, जो पॉइंट लिखा है ना, वन बाय वन। देखो सबसे पहले क्या लिखा कि प्रत्येक द्रव, जो 36 क्वाथ द्रव तुम अभी लिए हो, है ना, याद आ रहा है? जो क्वाथ द्रव हमने लिए थे तो कल हमने आपसे बताया था, याद आ रहा है? अगर कल आपको याद हो, क्वाथ द्रव 36 था, लेकिन हमने ये भी लिखा था साफ साफ ब्रैकेट में, मतलब आगे, कि एक एक पल लिया जाता है सबका। जो क्वाथ द्रव ये लिए जा रहे हैं ना 36 तो सबके एक एक पल लिए जाते हैं। तो सुनो, देखो लिखा भाई, प्रत्येक द्रव्य एक एक पल लेकर, यानी क्वाथ द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। जो 36 दवाई है ना वो क्वाथ वाला, सबका एक एक पल होता है। एक एक पल लेकर के एक द्रोण जल में पकाए, ठीक है? पानी की मात्रा कितनी है? 1 द्रोण, ठीक है? जितना कंटेंट ये बता रहे हैं, जितना आंवला ये बता रहे हैं, जितना क्वाथ द्रव्य ये बता रहे हैं, उसके हिसाब से ये पानी लिखा है। तुम ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा डालना पड़ेगा, हमारे बात को तो ध्यान दे। तो प्रत्येक द्रव्य एक एक पल लेकर के 1 द्रोण जल में पकाए, मतलब समझे, जो तुम्हारा भगोना चढ़ा हुआ है उस भगोने में जो तुम्हारा क्वाथ द्रव्य है 36 है, और प्रत्येक क्वाथ द्रव्य का मात्रा जो है एक एक पल है, याद रहेगा। और जो पानी तुम डाले हो क्वाथ द्रव्य पकाने के लिए, पनिया में उबालने के लिए, तो पनिया कितना है? 1 द्रोण है, ठीक है? ये ध्यान रखोगे, यही सब छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में। अब देखो, ये बात तुमको पता है, तुमने च्यवनप्राश बनाया है कभी ना कभी, तो क्या करते हैं, उस भगोनवा में क्वाथ द्रव्य डालते हैं पकने के लिए, बॉयल होता है, उसी भगोनवा में डंडा लगा करके, छड़ लगा करके, उसी में मझोला मतलब कपड़ा में भर करके लटका देते हैं आंवले को। कितना आंवला लटकाते हैं? 500 आंवला, कल पढ़ाए थे, 500 टोटल लगता है। 500 आंवले को लेकर के मझोले में लटका करके उसी भगोने में लटका देते हैं, और इस कदर लटकाते हैं ताकि थोड़ा बहुत वो मतलब जो आंवला है वो क्वाथ द्रव्य में मतलब टच करता रहे, मतलब वो बॉयल होकर के मतलब डूबा हो, मतलब जब डूबा रहेगा पानी में, बॉयल जब होगा तभी तो पकेगा आंवला। देखो लिखा है, उसी जल में 500 ताजे आंवले को पोटली बनाकर डुबा दे ना। अभी मैं तुमको फिगर बनाकर समझा दूंगा चाहोगे तो, वैसे जो सभी लोगों ने आई थिंक च्यवनप्राश बनते हुए देखा है तो एकदम क्लियर कट समझ आ रहा होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ यार, है ना। तो लिखा है उसी जल में 500 ताजे आंवलों की पोटली बनाकर डुबा दे। अब लिखा है, जब अब देखो, अब जब तुम आग लगा दिए हो, आंवला भी लटका दिए हो, भगोना में काढ़ा भी बन रहा है, अब जब तुम आग लगाए हो तो तुम्हारा आंवला भी पकेगा। तो देखो लिखा है भाई, जब आंवला उबल जाए, तो चेक करते रहोगे, चेक करते रहोगे, जब आंवला उबल जाए तो उसे बाहर निकाल लें, और जो तुम्हारा भगोना में काढ़ा बन के तैयार है उसको छान लो। अब समझे, हमारा भगोना में जो काढ़ा है वो भी तैयार हो गया, हमारा आंवला भी पक के तैयार, सिन्न हो गया। तो बॉयल का मतलब समझते हो? सिन्न हो जाना, है ना, मतलब स्वेदित हो जाना। तो जब हमारा आंवला बॉयल हो गया, उबल गया पूरा प्रॉपर, तो हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। आंवले को एक तरफ किया, काढ़े को एक तरफ छान लिया हमने। समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? अब देखो, अब हमको काढ़े के साथ क्या करना है और आंवले के साथ क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले हम आंवले के साथ क्या करते हैं, देखो लिखा, अब देखो अलग कर लिया, निकाल के लिखा, जब आंवले की गुठली निकाल कर कपड़े से घिसकर छान, मतलब समझे। अब जब हमने आंवले को काढ़े से अलग करके एकदम काढ़ा अलग छाना, आंवले को अलग जब रखा, तो हमने आंवले को घिसा। आंवले को जब घिसोगे ना तो उसमें रेशा निकलता है, आंवले से जब घिसोगे ना उसमें बीज, वो निकलेगा, बीज निकलेगा, गुठली, गुठली। तो उस रेशे और गुठली को हम आंवले से अलग करेंगे। अरे च्यवनप्राश में वो थोड़ी रहेगा भाई, बीज थोड़ी डालेंगे और रेशा थोड़ी डालेंगे, उसको अलग किया जाता है, तो बढ़िया एकदम टेस्टी बना दिया जाता है। बढ़िया, जब उसको अलग मतलब उसको करेंगे ना तो एकदम पीस जाता है, एकदम पूरा चटनी बन जाता है। चटनी का मतलब हलवा, हलवा हलवा समझ लो ना, हलवा। तो पूरा एकदम हलवा बन जाता है पूरा। देखो ना कि जब आंवले की गुठली निकाल कर कपड़े से घिस कर छान ले, जानते हो कपड़े से क्यों घिसा जा रहा है? कपड़े से इसीलिए घिसा जा रहा है ताकि वो जो रेशा है वो एकदम प्रॉपर बाहर निकल जाए, समझ गया। वो बीज भी, बीज तो वैसे भी दिखेगा, रेशा तो बहुत रेयर है। अब देखो, जब हमने आंवले को पिस्टी बना लिया, अब जरा देखो, जब ऐसा होता है तो फिर करते क्या है कि छने हुए, अब देखो आंवले को हमने वो किया ना, अब देखो आंवले को हमने अलग किया ना, वो मतलब पिस्टी बना कर, देखो छने हुए द्रव्य को 6 पल गोघृत। कौन छना हुआ घृत? अरे ऊपरवा जौन हमने अवलवा छाना है, अरे अवलवा को हमने घिस घिस करके रेशा और उसका वो क्या बोलते हैं बीजिया अलग किया ना, वो आंवले में जो बीजवा है और उसका रेशवा है, अलग करने के बाद हमारा पूरा क्या बन गया, पूरा हलवा फॉर्म बन गया। इमेजिन कर पा रहे हो, पूरा हलवा बन गया। अब उसी आंवले को जो पूरा हलवा बन गया एकदम, मतलब पूरा एकदम चपटा हो गया है हलवा, समझते हो ना, जैसे सूजी का हलवा खाते हो एकदम वैसे समझ लो, यानी अब वो तुम्हारा एकदम चपटा हो गया है। अब जब चपटा हो गया है तो फिर क्या होगा, उस आंवले को हम क्या कर रहे हैं पता है, लिखा है छने हुए द्रव्य को, क्या लिखा, छने हुए द्रव्य को, इन द सेंस ये आंवले की बात कर रहे हैं,
जब च्यवनप्राश बनाया जाता है तो इस आंवले के साथ क्या कर रहे हैं, छने हुए द्रव्य को यानी इस आंवले की पिष्टी को 6 पल गोघृत एवं 6 पल तिल तैल में अच्छी तरह भून लें। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई अगर सब्जी बनाते हैं या फ्राई राइस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें तेल वगैरह डाल करके, घी वगैरह डाल करके बढ़िया छौका मारते हैं ना, एकदम सेम वैसे ही ये कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है कि आंवले के साथ क्या कर रहे हैं उसके बाद कि छने हुए द्रव्य को अर्थात ये आंवले को 6 पल गोघृत, याद आ रहा है कल अभी पढ़ाए थे, कितना घी और तेल दोनों समान मात्रा में, देखो 6 पल गोघृत और 6 पल तिल तैल में अच्छी तरह भून ले। याद करो भूना गया था, जब वो पिष्टिया बन जाता है ना उसको बढ़िया कढ़ाई में डाल करके तेल और घी डाल करके बढ़िया भूनते हैं। अब पता है कब तक भूनेंगे, जब तक वो पूरा तेल न छोड़ दे, एकदम दिखने लगता है कि भैया एकदम पूरा छोड़ने लगा है, पूरा एकदम अलग अलग होने लगते हैं, तब एकदम तब तक उसको भूनेंगे, कढ़ाई चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। अब देखो, अब बता समझे, आंवले के साथ हमें क्या करना है भैया, सीधा पानी में डुबोना है, बॉयल करना है, उसके बाद उसका बीज और वो उसका वो घिस करके अलग कर देना है रेसा, उसके बाद तेल और घी में भून देना है। क्लियर है, ये तुम्हारा एक मटेरियल तैयार। दूसरा मटेरियल क्या था, दूसरा मटेरियल हमारी वो थी काढ़ा। अरे काढ़ा ही तो था। अब देखो काढ़े के साथ क्या करते हैं, जरा देखो ध्यान से, लिखा पूर्व छने हुए क्वाथ में, अरे कड़वा, वही कड़वा मतलब क्वाथ, पूर्व छने हुए क्वाथ में देखो क्या डाल रहे हैं। अभी देखो आंवले में हमने क्या डाला, घी और तेल डाल करके भून लिया, याद है। अब देखो काढ़े के साथ इस तरह से तुम ध्यान रखो कि हरकत क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या दो चीज तो है, एक तो तुम्हारा आंवला है, एक तो तुम्हारा काढ़ा है, उनके साथ की गई हुई हरकत को याद करो। तो आंवले के साथ हमने क्या हरकत किया, तेल और घी के साथ भून दिया। अब काढ़े के साथ क्या हरकत कर जरा देखो, पूर्व छने हुए क्वाथ में मिश्री, मिश्री यानी वो जो हमारा शुगर है ना। अब आजकल मिश्री जगह गुड़ मिला देंगे, चीनी मिला देंगे, ये बहुत बेकार होता है। वो जो चीनी वाला आता है ना, बहुत बेकार च्यवनप्राश होता है, बहुत घटिया होता है। रियल में क्या मिलाना चाहिए, मिश्री मिलाना चाहिए ना, मिश्री। तो लिखा पूर्व छने हुए क्वाथ में मिश्री 50 पल। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ च्यवनप्राश में मिश्री कितना मिलाया जाता है ना। तो बात ध्यान दे, कितना है, 50 पल डाल करके चाशनी बनाए। अब उधर तुम चाशनी तैयार कर रहे हो काढ़ा में, जैसे वो जब गन्ने का जूस जब चढ़ता है कराहा में, जब गुड़ बनता है, खाड़ बनता है, याद है। अरे जब जो किसानी किया होगा उसको पता है, जब चीनी वो बनता है, वो गुड़ बनता है, खाड़ बनता है ना, तो क्या करते हैं उसको कढ़ा चढ़ा करके बढ़िया उसका चाशनी बनाया जाता है ना, बढ़िया पूरा देखा जाता है। देखो लिखा, अब इसी काढ़े में हमने शक्कर डाला यानी मिश्री डाल करके पूरी उसकी चाशनी बनाई। चाशनी जब बनाई जाती है तो उसको पूरा चेक किया जाता है। तार याद करो, जब तुम च्यवनप्राश बना रहे थे तो तुम्हारे सर क्या किए होंगे पता है, तो हथवा पे ऐसे, हथलिया पे, हल्का सा अंगुलिया पे, जो अंगूठवा है तुम्हारा, अंगूठवा पे ऐसे चसनिया डाल करके ऐसे तार बनाते होंगे, याद आया, तार बनाते होंगे। तो ऐसे तार जब तक तार नहीं बनने लगता है तब तक उसको पकाते रहते। तार मतलब समझते हो, ऐसे अंगूठे पे डालेंगे हल्का सा 2 बूंद, और जो अंगूठे के ठीक बगल वाली अंगुली है उसको सटाएंगे, उसको दबाएंगे, तब ऐसे जब उठाएंगे ना अंगुलियां दोनों अलग करेंगे तो उसमें तार बनने लगता है, मतलब एक वो बनने लगता है। तार मतलब समझते ना, आई थिंक समझ पा रहे हो। तो ये लिखा, तो मतलब तब तक पकाएंगे जब मतलब इस भुने हुए लिखा 50 पल मिश्री चाशनी बनाकर। अब देखो क्या करेंगे, जो तुम्हारा तार बनने लगा, जब लगा हमारी चाशनी तैयार हो गया, तब वही जो तुम अवलवा भून के रखे हो ना, जब से छान भून भान के घी और तेल में, अब उसी में डाल देना है, डाल देना। देखो लिखा, इस भुने हुए आंवले में, मतलब इसी काढ़े में भुने हुए आंवले में डालकर मंद आंच पर पकाएं। अब समझे, आंवले के साथ क्या हरकत किया, काढ़े के साथ चीनी वाला हरकत किया, उसके बाद जब वो मामला तैयार हो गया फिर दोनों को मिक्स कर दिया। याद आ रहा है, याद आ रहा है। दोनों को मिक्स करने के बाद कढ़ाई में चलती रहेगी, चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, अरे नहीं चलाओगे जरवा लग जाएगा, जर जाएगा। चलाते रहेंगे ना, चलाते चलाते तो लास्ट में पूरा उड़ जाएगा, जितना पानी रहेगा ना काढ़ा वाला सब उड़ जाएगा, पानी वाला पार्ट उड़ जाएगा, लास्ट में अवलेह बन जाता है, यानी चाटने लायक है, जैसे लस्सी बन जाए, है ना। तो ये अवलेह फामे बन के हमारा च्यवनप्राश बन के तैयार हो, मतलब अभी तैयार नहीं हुआ है, मतलब अवलेह बन गया। अब क्या करते हैं पता है, जब हमारा अवलेह बन जाता है, मतलब आंवला और चाशनी जब मिला दिए, अवलेह बन गया। अब जब ठंडा हो जाता है तब हम लोग मधु मिलाते हैं, और ये बात तुम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, जान चुके हो, कभी भी मधु गरम नहीं खाना, मतलब गरम करके नहीं खाना चाहिए। अगर तुमने च्यवनप्राश में गरम, अगर तुम्हारा जो अभी अवलेह बन के तैयार है, अगर उसमें तुमने, अगर वो तुम्हारा गरम है, अगर तुमने मधु मिला दिया तो नुकसान करता है, वो अच्छा नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी मतलब पॉइजन की तरह शो करती है। इसीलिए जो हमारा अवलेह बन के भी हम कराहा तैयार करें ना,
वो जब ठंडी हो जाएगी, वो जब ठंडी हो जाती है तब हम मधु मिलाते हैं। याद आ रहा है? तब याद करो, मधु कुछ देर बाद मिलाया गया होगा, तुरंत नहीं मिलाते, बढ़िया चारों तरफ मिला करके तुरंत मिक्स करते हैं। फिर और जब मधु मिला देंगे उसके बाद तब हम प्रक्षेप द्रव्य, लास्ट में याद करो चतुर्जात मिलाया जाता है। कंपटीशन में आता है कि बताओ च्यवनप्राश में जो प्रक्षेप द्रव्य मिलाया जाता है, तो वो क्या होता है? 4 चीजें होती हैं, त्वक, इला, पत्र, नाग, केसर, है ना? ये बात ध्यान है। लेकिन टोटल अगर देखा जाए जो प्रक्षेप द्रव्य यहाँ पे मतलब जनरली हम लोग देखने में मिलता है, तो हमने च्यवनप्राश में जब कल पढ़ा रहे थे, जो प्रक्षेप द्रव्य है तो टोटल 7 के बारे में हम लोग चर्चा किया था ना। यानी कहने का मतलब कि इसमें पीपर भी होता है, देखा जाए तो इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे पीपर भी होता है, इलायची का दाना, दालचीनी, तेज पत्ता, नाग केसर। मोटा मोटा अगर हम ये बात करें तो टोटल जो मिल्क बनता है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। यानी प्रक्षेप द्रव्य के फॉर्म में चतुर्जात मिलाया जाता है, ये बात ध्यान है। तो केला, पत्र, नाग केसर। अब देखो हमने कल बताया था, अब देखो हमने अपने लैंग्वेज में लिखा है कि भैया कितना मात्रा में खाना चाहिए। ये बात तुम भी जानते हो, ये बात तुम बहुत अच्छे जानते हो कि हमें इतना मात्रा में। याद आ रहा है श्लोक चरक संहिता का जो हमने कल पढ़ाया अभी, कि च्यवनप्राश का मात्रा कितना होता है? याद आ रहा है श्लोक? अस्य मात्रा प्रयोजितम यो परुध्यान, है ना, अन्न भोजनम। तो वही लिखा है क्वांटिटी दैट शुड नॉट आफ्टर द फूड इंटेक, ना, इतना मात्रा में मत खा लो कि तुमको खाना खाने का मन ही न करे, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब हम लोग कहाँ कहाँ इसको दे सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका यूज क्या है ना, फलश्रुति क्या है? आपको पता है कि हमने राजस्व में खिलाया, काश में खिलाया, श्वास में खिलाया, मेधा, बुद्धि, इंद्री, बल, श्वास, काश, छीड़, ब्लाबला, बुढ़ौती को दूर करने में काम आता है। देखो लिखा है लाभ, मेरा स्मरण शक्ति, ब्लाबला लिखा है, ये सब कल पढ़ाया था। यानी कहने का मतलब हम यहाँ जो पढ़ाना चाह रहे थे आज च्यवनप्राश के बारे में, क्या हम सिर्फ तुमको एकदम शॉर्ट तरीके से, समराइजेशन तरीके से तुमको ये बता दिए कि च्यवनप्राश कैसे बनता है। अगर मान लो तुमको च्यवनप्राश एग्जाम में लिखना हो, तुमको सारी बात पता हो गई, कैसे बनना है, कितना क्या क्या लगता है, वो भी तुमको डाटा पूरा रट गया। आंवला कितना लिया जाता है भाई, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, 500 वाला। स्वाद द्रव्य कितना लिया जाता है? 36 पल, याद रहेगा। तेल कितना है? 6 पल। घी कितना है? 6 पल। इसकी मात्रा कितनी होती है? इतना मात्रा में खिलाते हैं कि जिससे भोजन की मात्रा में न्यूनता न हो सके। श्लोक क्या है? अस्य मात्रा प्रयोजितम यो रुध्य अन्न भोजनम, है ना। बाकी यूज तो तुमको ऐसे पता है भैया, कहाँ कहाँ देना है। च्यवनप्राश के बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं। बाकी देखो और भी हमने रसायन लिखा है, देखो हमने सारे रसायन लिखा। देखो पहले चैप्टर के बारे में हमने अलग से जानबूझ करके लिखा। देखो अब जो तुम्हारा पैटर्न है नया सिलेबस वाला, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं पुराना पैटर्न पढ़ाता था ना, तो मैं ये भी कभी कभी पढ़ाता था, प्रथम ब्रह्म रसायन भी पढ़ा देता था, द्वितीय भी पढ़ाना पड़ता था हमको। अब तुम्हारे पैटर्न में नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, है ना। तो इसीलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज मैं पहले पढ़ाता था। तो तुम्हारी इच्छा हो कभी पढ़ने का मन करे तो पढ़ सकते हो, बहुत मैंने इजी वे में लिखा है। जैसे च्यवनप्राश का लिखा है वैसे इनका भी लिख दिया है। कोई चीज़ नहीं समझ आती बाद में पूछ सकते हो, मैं टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए, क्योंकि जितना काम की बात है उतना हमने तुमको बता दिया। अपने नोट्स में जो मेन नोट्स में हमने पढ़ रहे हैं, ये तो हमने अलग से जानबूझ करके लिखा। जब हमको फ्रॉक को पढ़ाना हुआ तो हमने इसकी PDF अलग से दी है तुम्हें जानबूझ करके। तो तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करना कि जितना च्यवनप्राश का कंटेंट है ना, उसी को नोट्स में अपने डाल देना। जहाँ च्यवनप्राश लिखा है मेरे नोट्स में, उसी में एक पन्ना लिख के अपना जोड़ देना, तो तुमको आज़ादी हो जाएगी। इतना हमको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बाकी अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, सारा चीज़ हमने लिख के दे दिया है। बाकी जो चीज़ पढ़ना है वो बात हम तुम्हें बता दिए। यानी कहने का मतलब कि हम जो फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग रसायन के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन और च्यवनप्राश के बारे में हमने पूरा एक एक बात पढ़ लिया। यानी 3 रसायन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना। 3 रसायन के बारे में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा। और अगला रसायन है आम्लक रसायन। सुनना ध्यान से, आम्लक रसायन मतलब हम चौथे रसायन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि टोटल पहले चैप्टर में 6 रसायन है। 6 रसायन में हम 3 रसायन पढ़ लिया, चौथा क्या है? आम्लक रसायन। सुनो, आम्लक रसायन के बारे में अगर चर्चा करें, पुराने पैटर्न पे आता था कभी कभी, अब यहाँ नहीं आएगा। तुम्हारे एग्जाम में आम्लक रसायन लिखने के लिए नहीं आएगा। अगर कंपटीशन में बनाया या तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में अगर बनाया तो क्या बनाएंगे, मैं उतना साफ साफ लिख के दे दिया हूँ। तो सुनो, सबसे पहली बात कि जब आम्लक रसायन का प्रयोग किया जाता है तो खाना नहीं खाया जाता। देखो साफ साफ लिखा है,
अन्न का निषेध किया गया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बहुत ज्यादा भूख लगी हो तब क्या करोगे? तो उसको दूध पिला देना है, क्योंकि दूध भी रसायन का काम करता है। समझ रहे हो? अभी पढ़ लोगे, जब आगे पढ़ाएंगे तो जान जाओगे सब, लेकिन जो कह रहा हूं उतना तो सुन सकते हो। अभी यहाँ कह रहे हैं कि जब आम्लक रसायन का प्रयोग किया जाता है तो अन्न का निषेध कर दिया जाता है, खाना खाने के लिए मना कर दिया जाता है। अगर मान लो किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लग गई तो क्या कराएंगे? केवल दूध पिलाएंगे। समझिए? तो आज से भल्लातक में भी यही लिखा है, अन्न का निषेध, है ना। जब भल्लातक रसायन खिलाते हैं तो वहां पर भी अन्न का निषेध कर दिया जाता है। आल्सो इन भल्लातक, इससे हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, जब आम्लक रसायन बनाया जाता है तो आंवले को, सुनना ध्यान से, जब आम्लक रसायन बनाया जाता है तो इसमें जो हमारा कंटेंट होता है, इन द सेंस की 4 तरीके का कंटेंट होता है। मतलब जो विधियां बताई 4 विधि से, एक में होता है आंवला हरित की, एक में होता है आम्ल की विविध की, एक होता है हरित की विविध की, एक होता है तीनों, त्रिफला। ठीक है? तो सुनना ध्यान से, जब ये कंटेंट, मतलब जब ये आम्लक रसायन बनाया जाता है तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन हमने नीचे लिखा है, इस कॉम्बिनेशन को पलाश की छाल में बांधी जाती है। और यही क्वेश्चन आता है तुम्हारे कंपटीशन में। कंपटीशन का मतलब ऑब्जेक्टिव, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब ऑब्जेक्टिव तुम्हारे यहाँ भी आता है, तो ये मत समझ के रखना कि कंपटीशन का मतलब सिर्फ मैं कंपटीशन ही बोल रहा हूँ। देखो, नया पैटर्न है, उसका मन दे देगा तो क्या कर लोगे, लेकिन ये बात तो है ना भैया, हमने पढ़ा नहीं, ये तो नहीं होगा ना, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो चीज मैं तुमको एकदम सटीक दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि आम्लक रसायन जब आम्लक रसायन बनाया जाता है, जो कंटेंट होते हैं, देखो 4 तरीके से बनाया जाता है। आम्लक रसायन 4 विधि है बनाने का। देखो, कंटेंट की बेस पे बांट दिया, एक में आम्ल की हरित की, एक में हरित की विविध की, एक में आम्ल की विविध की, एक में तीनों होते। हमने AHV मतलब समझ, A मतलब आम्ल की, H मतलब हरित की, V मतलब विविध की। समझिए कॉम्बिनेशन। जब इस कॉम्बिनेशन को बनाया जाता है, मतलब पकाया जाता है, तो जानते हो कैसे पकाते हैं? पलाश की छाल, पलाश को समझते होगे, पढ़े हो द्रवगुण में, पलाश की छाल से बांध करके तब पकाते हैं। हाँ, मतलब जो भी, मतलब इसको पहले, मतलब जो भी हमें इस बनाने का प्रोसीजर होता है, मतलब चाहे गाड़ रहे हो मिट्टी में, चाहे गाड़ रहे हो, चाहे छाया में सुखा रहे हो, जो भी कर रहे हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन है आम्लक रसायन बनाने का, जो कॉम्बिनेशन है, यानी जो फॉर्मूला हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो उसको पलाश की छाल में बांधा जाता है। यही तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो मैं क्या लिखा, मैंने लिखा पलाशत्व, है ना, पलाशत्व गवन ध्वाना। मतलब जैसे ही तुमने पलाश देखा ना, फट से तुम्हारे दिमाग में क्लिक करके भैया बांधने वाला काम कर रहे हैं ना, पलाश की छाल में बांधा जाता है। बस इतने तुमको ध्यान रखना है ना, और आम्लक रसायन उसका आंसर जाएगा, है ना। अब देखो क्या लिखा है, निर्विकार परम, मतलब विकार रहित करता है तो उत्तम स्वास्थ्य देता है, तो वही बात लिखा है ना। विकार रहित नहीं, मतलब विकार नहीं पैदा कर रहा है, निर्विकार, मतलब तुमको हेल्दी कर रहा है। क्या दिक्कत है भाई? तो करेगा ही करेगा। आगे देखो, 4 विधि, मतलब जब आम्लक रसायन बनाया जाता है ना, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन फॉर्म में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एक A और H का कॉम्बिनेशन होता है, एक A और B, मतलब 4, समझ रहे, एक में 3 का, मतलब आम्ल की हरित की त्रिफला यही है ना, इसी को मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन में बांट दिया। एक में तीनों आएंगे, बाकी सबका 2-2 अलग फॉर्मूला जो बनेगा। ठीक है, ये ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे। तो कंपटीशन में कई बार ये पूछता भी है कि बताओ आम्लक रसायन की जो विधियां है बनाने का, तो कौन कौन सी विधि है, तो ऑप्शन दे देंगे, है ना, ऑप्शन दे देंगे। जानते हो, आम्ल की हरित की विविध की, आम्ल की विविध की प्लस आम्ल की, कुल दे देंगे, चारों याद रहेगा और कोई रटने वाली बात नहीं है साहब। देखो त्रिफला है, त्रिफला में एक तो 3 रहेगा, सीधी सी बात है। देखो लास्ट वाला तीनों है, ठीक है ना, लास्ट में तीनों है, बाकी तीनों का कॉम्बिनेशन बना दो, दो का AH। भैया सेम तो नहीं हो सकता ना, तो जब बनाओगे तो एकदम सेम कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, याद करने का तरीका भी होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे। ये जो पलाश वाला बात है ना, बहुत बार पूछा जाता है, पलाश वाली बात मत भूलना, बाकी भूल जाओगे चलेगा। ठीक है, अब देखो आगे, हरित के आदि रसायन। जैसा कि तुमको पता है कि हरित के आदि 2 प्रकार का हमने पढ़ाया था, प्रथम हरित की रसायन और द्वितीय हरित की रसायन, वही है, ये प्रथम वाले में आ जाता है, मोटा मोटा मान लिया जाए तो सुनो, देखो काम की बात, देखो क्या लिखा है, पंच मूल निर्युय है। याद आ रहा है? जब मैं तुमको पहला लेक्चर शायद या दूसरा लेक्चर जब पढ़ा रहा था, अगर तुमको याद आ रहा हो, तो मैंने तुमको पंच करके 3 बातें बताई थी। याद आ रहा है? तो देखो पहली बात यहाँ मिल गया, तो पंच मूल निर्युय है, ये हरित के आदि रसायन के लिए आया। ये बहुत पूछते हैं वो। अभी जब ब्रह्म रसायन आएगा, जब और भी आगे आएंगे, है ना। अच्छा, पंच भागने वाला, ये बात हमने
मतलब भले ना पढ़ाया हो, नहीं बताया, लेकिन हमने कोटेशन जरूर बताया। ब्रह्म रसायन वाला, ब्रह्म रसायन में जब हम चर्चा करते हैं तो ब्रह्म रसायन में भागने वाला कंसेप्ट आता है, तो इसलिए हमने अलग से डब्बा में डाल दिया था। तो एक बार ध्यान रखोगे, नुरहरे वाला है तो हमने बताया यहाँ पे। अब जब हरित हरित इत्यादि रसायन जब बनाया जाता है तो इसमें होता क्या क्या है, देखो पंचमूल्य जो तुमको पता है, देखो त्रिफला होता है, काकोली होता है, क्षीर काकोली होता है, जीवक जीवक बहुत ऐसे होते हैं। ठीक है, काम की बात सुनो, काम की बात यह है, देखो क्या लिखा है, मधुक मधुक, देखो दोनों है, छोटा ऊ भी है, बड़ा ऊ भी है। ध्यान रखना, छोटा ऊ को मुलेठी कहा जाता है, नहीं जानते हो जान लो। मधुक में जब छोटा ऊ लगता है उसको मुलेठी कहते हैं, यष्टि मधु, जिसको तुम यष्टि मधु कहते हो, मुलेठी कहते हो, वो मधुक है, छोटा ऊ। अब जब मधु है ना, बड़ा वाला जब रहता है बड़ा ऊ, तो वो महुआ होता है, महुआ का फूल। महुआ का फूल देखे हो, सब देखे हो। जब महुआ चूता है वो, उसका फुलवा तो है वो। अरे महुआ जब कोयवा लेता है, जब उसका फलीवा लेता है जो बिजवा वाला, उसके पहलवा अभी ठंडिया में जो महुआ चूता है, अरे जो महुआ चूता है ठंडीवा में, वो निचवा गिरा रहता है मार, है ना, लबालब, वही तो है फूल महुआ का, देखे हो। उसी को मधुक कहा जाता है। सुनना ध्यान से, महुआ को ही मधुक कहा जाता है। सुनना ध्यान से, यहाँ पे महुए का फूल लिया जाता है, मतलब समझे, मतलब कि जो महुआ का फूल होता है वो रसायन की तरह काम करता है, बहुत तगड़ा। और अगर इसको दूध के साथ पका करके इसका हलवा बना के खाया जाए तो वादी कारक भी प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए देखा होगा महुआ का दारू भी बनता है ना दारू, महुआ का दारू भी बनता है, रसायन बनता है। भैया काहे नहीं बनता, देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है। हरित के आदि रसायन को बनाने के लिए महुआ का फूल चाहिए हमको, देख रहे हो लिखा है ना, मधुक, महुए का फूल। जब बात ध्यान रहे तो कई बार तुमसे तफरी लेने के लिए, सुनना ध्यान से, कई बार तुमसे तुम्हारा सीनियर जूनियर या वाइवा वाला तफरी लेने के जानते हो, कभी कभी पूछता है, वो कहता है बताओ चरक ने ऐसा कौन सा रसायन बताया जिसमें महुआ का फूल मिला हुआ है। तुम्हारे प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन अड़बंगा वाला। हम तुमसे बता रहे जो तुमको मतलब उस तरह से बातें करता नहीं तो तुमको देखते क्या आता है या ब्ला ब्ला, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते कई बार, कहीं बताओ चरक ने, बहुत चरक पढ़ते हो ना तुम, बताओ अच्छे क्वेश्चन तुम नहीं बता पाओगे, बताओ पूछो, पूछ लेगा तुमसे ऐसे, कहीं बताओ अठारह चरक ने ऐसा कौन सा रसायन बताया जिसमें महुआ का फूल मिला हुआ है, लो यही है। तो हर इसके आदि रसायन में महुआ का फूल मिला होता है। ठीक है, पेपर में नहीं आएगा लेकिन तुमको इतना तो पता रहना चाहिए ना, कोई तुमसे जो बीसी करेगा तो कैसे कर सकता है बीसी, है ना, सब ध्यान रहे। आगे चलते हैं हरित के आदि योग के बारे में, है ना। तो दूसरा वाला, तो देखो मात्रा। अब हरित के आदि योग की मात्रा पूछा है ना। हरित के आदि योग की मात्रा कितना है, यानी द्वितीय हरित के रसायन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं मोटा मोटा देखा जाए तो ये इसकी मात्रा 1 पारीटल। और अगर इसका मतलब है ना, जब हरित के आदि योग का जब हम यूज करते हैं तो 3 साल तक करते हैं। अगर 3 साल तक कोई इस रसायन का प्रयोग कर ले, सुनना ध्यान से, अगर 3 साल तक लगातार इस रसायन का कोई प्रयोग कर ले तो जो बुढ़वा होता है ना, वृद्धावस्था, बुढ़ौती को छोड़ करके वो इंसान 100 साल जिएगा। इसके अंदर इतनी पावर है। तो हमने यही तो कहा था तुमको, रसायन की डिफिनेशन क्या दिया था याद करो। रसायन की डिफिनेशन में दिया था कि लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, मतलब तो तुम्हारे धातु को प्रशस्त करे। अब खुद ही सोचो यार, जब तुम्हारी धातु प्रशस्त होगी, तुम्हारे धातु मुस्तैद रहेंगे, जवान रहेंगे, तो तुम बुढ़ौती आएगी तुम्हारी। बुढ़ौती में धातु का ही तो क्षय हो जाता है, और यहाँ तुम रसायन खा खा के अपनी धातु जवान बनाए हो, तो तुम्हारी बुढ़ौती कैसे चली जाएगी भाई, नहीं जाएगी ना। बात समझ पा रहे हो। यानी कहने का मतलब ये बात चरक कहते हैं कि हरित के आदि योग का अगर आप 1 पारीतल मात्रा में या 1 कर्ष या 1 तोला की मात्रा में अगर आप यूज करते हैं तो 3 साल तक अगर लगातार इस रसायन का प्रयोग कर ले तो बुढ़ौती को छोड़ करके आप 100 साल जिएंगे। समझ रहे बात को। और यही नहीं, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये देखो लिखा है, एक कितना बढ़िया रसायन है, लिखा है विषम विषम, है ना, लिखा है विषम विषम भवती गात्र। मतलब अगर इस रसायन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो अगर आप जहर आपके शरीर में गलती से पड़ जाए या जहर वाला प्रॉपर्टी कुछ ऐसा कुछ सीन पड़ जाए तो जहर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जहर तुम्हारे, याद करो ये इसी तरह की बात हमने ब्रह्म रसायन में किया था, याद आ रहा है। ब्रह्म रसायन का जब लाभ हम लोग कल पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने इस तरह की बातें किया हुआ है कि स भवत्यम विषम च अस्त्रगत्यम संपद्यते विषम करके आया था श्लोक, याद आ रहा है। तो वो श्लोक और इस श्लोक में फर्क है। इसमें क्या है, विषम विषम भवती गात्र, तो विष गात्र का मतलब शरीर होता है। अगर इस ऐसे रसायन का प्रयोग करते हैं तो विष का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता।
ठीक है। तो वहाँ वाला विष और यहाँ वाला विष पहचानना सीखो। अब देखो ऐसी चरक संहिता पढ़ी जाती है, अगर तुम को रिलेट करना सीख गए, याद रखना, बहुत बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, चरक संहिता में अगर तुम कोरिलेट करना सीख गए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुम्हें चरक ऐसे टिप होती जाएगी। कॉम्पिटेटिव लेवल का बात कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ बीस है, वहाँ भी बीस है, तो जाओ पलटो, नहीं याद आ रहा पलटो, तुमको याद हो जाएगा। तो देखो, कोई अगर तुमसे प्यार से बात करे वो चीज़ नहीं याद रहती, तुमसे अगर कोई प्यार से बात करे वो चीज़ तुम भूल जाते हो, एहसान भूल जाता है इंसान। लेकिन अगर तुमसे बकचोदी मतलब अगर बीसी मतलब झगड़ा कर लो, कोई किसी दो चीज़ का आपस में झगड़ा कर लो, तो देखो तुमको जीवन भर, अरे हमसे तुम झगड़ा किए थे, हमको तुम मारे थे, या हमसे तुम ये किए थे, वो जीवन भर याद रहता है। वैसे ये भी है चरक संहिता में, अगर तुम कंट्रावर्सी को याद करना चाहते, अब ये याद रखना, कंपटीशन में 50% कंट्रावर्सी ही दिया जाता है। लिख लो गांठ बांध के, ये गांठ बांध के लिख लो। कंपटीशन में हमेशा तुमको, यानी पीजी की बात कर रहा हूँ, पीजी के कंपटीशन क्वेश्चन में तुमको 50% क्वेश्चन कंट्रावर्सी वाले ही दिए जाते हैं ताकि तुम गलत करो। इस तरह हमको कंट्रावर्सी का ध्यान पढ़ते जाओगे ना तो तुम मजबूत होते जाओगे। अरबंगी सवाल जो आते हैं ना मजबूत हो जाते, ध्यान रहे। तो 20 वाला वहाँ किस तरह का श्लोक था, यहाँ वाला किस तरह का श्लोक है। अब हमको रटना नहीं है साहब, अच्छी बताओ रटने का हम लेकर, हमने कोई बात ऐसे कहा कि तुम रट डालो, मत रटो ना, तुम समझो, तुम देखो, तुम पहचानो कि नहीं यार इस तरह का श्लोक वहाँ आया था। जब तुम पढ़ते रहोगे तुमको ऑटोमेटिक इनसे मतलब लगाव हो जाएगा, तुम पहचानना सीख जाओगे। अब एक बार मिलोगे किसी से तो थोड़ी ना याद हो जाएगा। अब उसी इंसान से तुम रोज मिलोगे, रोज मुलाकात करोगे, सुबह शाम दोपहर सुबह शाम, तो याद हो जाता है। ऐसे ही चीजें पढ़ी जाती हैं और वो कंट्रावर्सी वाली चीजें याद रहती है ना, तो बात ध्यान रहे। तो आगे लिखा है यहाँ पे, रसायना नाम सिद्धा नाम है ना आयुर अनुवर्तते। तो ये बात बताना चाह रहे हैं, ये कई बार कंपटीशन में आता है ये लाइनें। तो रसायन के प्रयोग से आयु की वृद्धि होती है, तो कौन सी नई बात बताती है, ये भी तो हमने पढ़ा है। कौन सा ऐसा रसायन है जो तुम्हारी आयु को नहीं बढ़ाता है, सारे रसायन बढ़ाते हैं। पढ़ा है भाई रसायन के महत्व के बारे में, गुण के बारे में पढ़ा ना। आगे देखो एक बहुत बढ़िया श्लोक पूछा जाता है कई बार कंपटीशन में, यथा अमरारामृतम, क्या लिखा है, यथा अमराराम अमृतम यथा भगवता सुधा यथा अभवंत महर्षिणाम रसायनाम विधि पूरा। अब देखो सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा का मतलब क्या होता है अमृत। ये सुधा नाम का टर्म थोड़ा सा याद रखोगे ना, तुमको याद आएगा कि ये सुधा वाला जो था अमृत वाला वो रसायन में था। तो सुनो जरा क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा था, यानी जो देवता लोग इसको यूज करते थे ना रसायन को, उनके लिए अमृत जैसे था और नागों के लिए सुधा जैसे था। सुधा मतलब अमृत ही है वो, है ना। उसी तरह प्राचीन काल में महर्षियों ने, यानी जो भी थे अपने महर्षि लोग, महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन था। मतलब ये लोग जैसे देवता वगैरह, नाग वगैरह, नागों के लिए, मतलब जो साधु बाबा जो भी एक्सपायर मानो, इनके लिए अमृत जैसे सब खा पी के मुस्तैद जवान रहते थे, कभी मरते नहीं थे, है ना। फलाने बाबा, ढिकाने बाबा, फलाने ऋषि, फलाने मुनि, जो भी एक्सपायर मरते नहीं थे। काहे नहीं मरते थे, इसीलिए सब खाते पीते रहते थे। उसी तरह जो हमारे महर्षि हैं उनके लिए भी इस तरह यूज करके वो भी रसायन की तरह काम करता था। ठीक है, ये हिसाब पहले चैप्टर के बारे में जो बेसिक बातें हमको पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। तो बाकी अगर मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँ कि हमने जो रसायन में मतलब जितनी बातें यहाँ पे पढ़ा है, तो हमने रसायन और बाजीगर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया, हमने इन कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ अंतर भी बताए, और चैप्टर कितने हैं, कितने रसायन है, भेषज की परिभाषा क्या है, भेषज का भेद क्या है, भेषज की परिभाषा भेद या रसायन के गुण परिभाषा, रसायन प्रयोग विधि कैसे की जाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हमने बताया भी। हरितकी की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, कुछ स्पेशल बातें भी बताई, अलग अलग हमने रसायन के बारे में कुछ चर्चा किया। अब जरा किताब तुम लोग के पास आई थिंक होगा, मुझे लगता है ना। तो मैं कुछ श्लोक अंडरलाइन कराना चाहता हूँ, है ना। देखो जितना श्लोक तुमने हमने पढ़ाया है वो तो मान लो वो तो है ही है। अच्छा, सारे श्लोक नहीं आते एग्जाम में, जैसे जहाँ पे भी है ना मैंने वहाँ पे जोर दिया होगा। जैसे मेरे कॉपी में जैसे कुछ चीज़ें लिखी है तो पीजी लेवल की लिखी है, नो डाउट। लेकिन जैसे तुम्हारे प्रूफ एग्जाम के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं उसके लिए स्पेशल फोकस करवाना चाह रहा हूँ। अब वैसे मैंने कुछ बातें बताई हैं कि जहाँ जहाँ जो आया मैंने बताया, लेकिन कुछ और क्वेश्चन कभी कभी पूछते जाते हैं, तो कुछ कुछ कॉपी काट में श्लोक अगर नहीं है मैं तुमको अलग से अंडरलाइन कराना चाहूँगा ना। तो सुनो, तो किताब है ना, किताब खोल लोगे तो मैं वहीं से करा देता हूँ सबको, है ना। किताब है सबके पास, बताओ किताब है सबके पास? सभी के पास है? चलो, किताब नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग तो जाएगी ग्रुप में,
रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, बाकी यहाँ सुन सकते हो ना, तो कम से कम सुन तो सकते हो यार, लाइन तो सुन सकते हो मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना। देखो सबसे पहली बात, देखो जो पढ़ाया हूँ उसमें कोई शक नहीं है, जो पढ़ाया हूँ वो तो तुमको ऑलरेडी पता है, तो वो तो तुमको अंडरलाइन करना ही करना है अपनी किताब में, जो हमने मेरे कॉपी में लिखा है, जो मैंने पढ़ाया है उतना तो करना ही करना है। अब मैं तुमको स्पेशल बताने जा रहा हूँ कि जो तुमको मतलब एकदम टिप पे होना चाहिए, मतलब तुम पहचान नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार यहीं से क्वेश्चन प्रूफ एग्जाम में बना देगा वो, कंपटीशन में बनाते नो डाउट, प्रूफ में भी बनाते हैं। तो सुनो, तो क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जब पहला पाठ खोलोगे रसायन का, तो मैं श्लोक नंबर सहित बोल रहा हूँ ना और पढ़ूंगा भी। जब श्लोक खोलते हो तो श्लोक नंबर यहाँ पे तुमको मिलेगा श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में है ना, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, भेषजम द्विविधम च तत् स्वस्थ ओजस्करम किंचित किंचित आर्तस रोगाणु। याद आ रहा है क्या, मैंने ये पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाया है, पढ़ाया मैंने, ये भेषज का प्रकार है ना। तो ये श्लोक तुमको जानते क्या पूछते हो, वो तुमसे क्या कहेंगे पता है, ऐसे कहेंगे, स्वस्थ ओजस्करम किंचित किंचित आर्तस रोगाणु, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। कहेंगे बताओ कि इसके बारे में बताओ। अगर तुमको पता है कि स्वस्थ ओजस्करम और किंचित आर्तस रोगाणु, मतलब आर्तस रोगाणु ये भेषज का भेद होता है, तो तुम तो फट से लिख डालोगे, रेफरेंस लिखोगे, इनके बारे में बता के चले आओगे। बात समझ पा रहे हो, ये छोटे वाले क्वेश्चन है ना, जहाँ 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर तरह इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं, वहां से पूछ लेते हैं कई बार। अगला सुनो, अगला है इसी का ही मतलब अगला पेज पे, अभेषज के प्रकार। क्या मैंने ये पढ़ाया नहीं है, ये भी पढ़ाया है। अभेषजम च द्विविधम, 2 प्रकार का है, बाधनम सानुबाधनम, तो ये भी लोग अंडरलाइन, वैसे मेरी किताब कॉपी मैंने बोला भी है, फिर भी ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बाधनम सानुबाधनम ये कई बार उठा के दे देगा, बताओ क्या है ये। तो बाधन सानुबाधन अभेषज होते भाई, ये क्या है, तो सीधी बात हमको पता है अभेषज के टाइप है, क्लियर है। अब देखो ये कई बार प्रूफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5 ये तुम्हारे प्रूफ एग्जाम में पूछते हैं कई बार। तो सुनना, 2 लाइन उठा उठा के पूछते हैं अलग अलग तरीके से। पहली लाइन क्या है, तो पढ़ा चुका हूं, लिखा है स्वस्थ ओजस्करम यद्दु तत्वृषम तद्रसायन, ये लाइन पूछते हैं। 5वां नंबर श्लोक है। अब इसी के आगे देखो 6वां नंबर का श्लोक में जुड़ा हुआ है, ठीक नीचे देखो लिखा है, प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रश्ने मतम। ये दोनों लाइन बहुत पूछते हो प्रूफ एग्जाम में। तो स्वस्थ ओजस्करम यद्दु तत्वृषम तद्रसायनम, ये लाइन पूछते हैं कई बार उठा के। और दूसरी लाइन क्या पूछते हैं, प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रश्ने मतम। ये श्लोक हमने अपने कॉपी में नहीं लिखा है, एक लाइन लिखा होगा, दूसरी लाइन नहीं लिखा होगा, प्रायः प्रायः वाला नहीं लिखा है, तो इसको अंडरलाइन करके रखो। ये दोनों अलग अलग तरीके से पूछते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान दें। आगे देखो, जब आगे चलोगे देखो रसायन का गुण मिलेगा, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, परिभाषा पढ़ा चुका हूँ। और एक चीज और यहाँ पे है, बाजीगर की डिफिनेशन आता है पहले चैप्टर में, मैं जानबूझ करके अभी यहाँ नहीं पढ़ाया हूँ, बाजीगर पढ़ाऊंगा तब शुरू करूंगा, जानबूझ करके मैंने इसको स्किप किया हुआ, ठीक है, तो उसको पढ़ाएंगे तो वही चर्चा करेंगे। अब आओ श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13 में देखो ध्यान से। श्लोक नंबर 13 जब देखोगे, पहली लाइन क्या लिखा है, स्वस्थ ओजस्करम तद्वेद, है ना, त्वेदम त्वेतद लिखा है, स्वस्थ ओजस्करम त्वेतद द्विविधम प्रोक्तम औषधम। ये लाइन पूछता है कई बार, ठीक है, कंपटीशन में भी आता है, प्रोफ में भी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ध्यान है। तो ये अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी अंडरलाइन करके रखो ये क्या है। इसी के ठीक नीचे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गोला कर लो, बाद में समझाएंगे बताएंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमने पेंडिंग में छोड़ा। मैंने तुमसे कहा था शुरुआती लेक्चर में कुछ बातें हम लास्ट में चर्चा करेंगे जब रसायन खत्म कर लेंगे ना, तो वही सब बातें हैं कुछ, तो वही में अंडरलाइन कर लो। देखो ध्यान से, श्लोक नंबर 14 के ठीक नीचे विमर्श लिखा है, ध्यान से देखो, जो मैंने भी अंडरलाइन कराया ना, श्लोक नंबर 13 था, उसके नीचे 14 है, 14 के नीचे विमर्श लिखा है, ध्यान से देखो। विमर्श में देखो चौथी लाइन, चौथी लाइन ध्यान से देखो, वही लिखा है सूची कटाह, किनारे किनारे है लेफ्ट साइड, उसको सूची कटाह जो लिखा है ना, ये टर्मो बड़ा कीमती है। अब बताएंगे क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ बताएंगे तुम्हें जरूर। ये सूची कटाह को अंडरलाइन कर लो, गोला कर लो, स्टार लगा लो, ठीक है, क्या होता है बाद में बताएंगे, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, अगले पेज पे आओगे तो कुटी प्रावैशिक वाताता पे ये तुम जानते हो, है ना, कुटी प्रावैशिक। अब देखो कुटी कैसे निर्माण किया जाता है ये भी तुमको पढ़ाया हूँ, अब क्या क्या गोला करना है वो कॉपी में लिखा है, ठीक है। आओ ये सब आगे लिखा है। अब देखो, देखो ध्यान से श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 21,
श्लोक नंबर 21 में देखो, हमने कहा था ना, जब अथोद गयने शुक्ले, सबसे पहली लाइन लिखा है, देखो ध्यान से, 21 का पहला ही श्लोक शुरुआती देखो लिखा है अथोद गयने शुक्ले, याद आ रहा है? उत्तरायण में जब लेकर के एंट्री मरवा रहे थे, यही है श्लोक पूछा जाता है ना। और बाकी तो सब ये नीचे वाला जो ठीक नीचे लाइन लिखा है, धृति स्मृति बलम कृत्वा, है ना, श्रद्धानम समाहितम, ये भी अंडरलाइन कर लेना। बाकी अथोद गयने, ये कंपटीशन वाली है बात, ये सब पूछी जाती है ना। अब देखो कंपटीशन में ये जो श्लोक नंबर 15 है, श्लोक नंबर 15, सॉरी 15 नहीं 25, श्लोक नंबर 25 का ये बात हमने हिंदी पढ़ा है, याद करो। रसायन सेवन करने से पहले हम लोग संशोधन करा रहे थे, याद आ रहा है? उसी बतिया को देखो, पूरा श्लोकवा दिखा है, हरितिकी नाम चूड़ान संधव लबड़े गुड़म बचा बिडंगम रजनी, है ना, पिपली विश्व भेषजम। विश्व भेषज किसका पर्याय है बताओ? विश्व भेषज सोंठ को बोला जाता है ना, अदरक सोंठ को बोला जाता है, तो विश्व भेषजम। ये लाइन कई बार पूछता है, 25 नंबर का श्लोक उठा, कंपटीशन में आता है, प्रॉब्लम में नहीं आएगा ना। बाकी देखो श्लोक नंबर 21, ये सब पढ़ा चुका है शायद मैंने, हरि, अच्छा ये तो सब लिखा है, जो लिखा है किताब में कॉपी में लिखा है वो सब अंडरलाइन कर लेना। अब चलते हैं आगे, काम की बात अपने लिए, और यहाँ पे है, एक सेकेंड बता दे रहा हूँ, बाकी सब जो कॉपी में हमने लिखा है वो अंडरलाइन कर लेना, वहीं से मिल जाएगा सब, है ना। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, देखो क्या, हालांकि मैंने कॉपी में लिखा है, ध्यान से देखो, रसायन का महत्व, 78 नंबर का श्लोक, 78 हमने कॉपी में लिखा है, वैसे बता दे रहा हूँ। यथा अमड़ा अमृतम, ये सुधा वाला जो बात बता रहा था, ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी चीजें हैं, है ना। एक चीज जो कंपटीशन में आती, 81 श्लोक, 81, ध्यान से देखो श्लोक में कितना सुंदर लाइन लिखा है। हालांकि इसी बात को मैंने हिंदी में देखो लिखा है, मैंने कॉपी में देखो साफ साफ नीचे लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, किताब में देखो, किताब में 81 श्लोक देखो लिखा है, षड योगा परिकृतिका कृतिता, षड योगा मतलब समझे 6 योग, अरे 6 तो बताया पहले चैप्टर में। षड योगा परिकृतिता रसायना नाम सिद्धा नाम आयुर अनुवर्तते, याद है? तो ये लाइन अंडरलाइन करके रखो इन सब बातों को, कि भैया 6 योग इसमें बताए गए, उसी के लिए कह रहे हैं भैया ये आयु का अनुवर्तन करते, यही बतिया तो हमने ये लिखा है। देखो ये देखो ध्यान से, मैंने मेरे स्क्रीन पे देखो, मोबाइल में देखो अपने, ध्यान से देखो, लिखा है ना रसायन नाम सिद्धानुवर्तते। बाकी 6 योग है, चाहे अंग्रेजी में लिखे हिंदी में लिखो तो तुम पकड़ ही ले जाओगे, हमने ऑलरेडी हमने लिखा है। तो जो कुछ खास बातें अगर हमने अंडरलाइन कराया है अलग से, अगर वो मेरे कॉपी में नहीं मिलता है तो उसको अंडरलाइन करके रख लेना, है ना। हमने हालांकि बताया भी जोर दे करके कि ये प्रूफ में आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर पहले चैप्टर में कोई क्वेश्चन आज तक न बना है न बनेगा, इतनी बातें बता दिया, मतलब ये तो मैंने बहुत एकदम डिटेल पढ़ा दिया, है ना। तो इससे मतलब इन सब बातों पे हमको फोकस है। और देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता चला भैया कैसे याद करेंगे भैया, अभी तो एक चैप्टर में ये हाल है, अभी दूसरा पढ़ाएंगे, फिर तीसरा पढ़ाएंगे, चौथा पढ़ाएंगे, फिर वाजीकरण में 4 चैप्टर, ये तो बड़ा लंबा है, कैसे याद होगा? सब हो जाएगा, थोड़ा सा धीरज रखना है, बस जितना समझा रहे समझ में आना चाहिए, बस अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। धीरे धीरे आदत लगेगी ना, अपने आप चीजें समझ में आने लगती है। शुरुआत में लगता है कि बड़ा अजीब सा है, अभी रसायन वाजीकर तक हो सकता है तुमको लगे, बाकी इंटरेस्टेड है, पढ़ोगे ना बड़ा मजा आता है। जब हम चिकित्सा पढ़ेंगे तो उसका और मजा आता है, उसमें तो और मजा आता है। रसायन पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो 1% बोर नहीं लगता, शुरू से लेकर लास्ट तक हमको कोई टॉपिक बोर नहीं लगते। 4 टॉपिक ऐसे बीच में आते हैं, चरक चिकित्सा सिद्धि कल्पस्थान पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ चीजें लगता है कि हमको सीख रहे हैं। अब बताओ इसमें मतलब जो हम लोग पढ़ते थे उसमें ये रटो वो मतलब सूत्र स्थान याद करो, कितना लेंदी है, यहाँ लेंदी नहीं है। यहाँ हम मरीज से संबंधित बहुत सारी बातें पढ़ रहे होते हैं। अब तुमको ये सोचो जरा, च्यवनप्राश के बारे में अगर तुमको कोई बोलने के लिए कह दिया आज के बाद, तुम कितना बात बोल सकते हो? च्यवनप्राश कैसे बनता है, क्या मिलता है, क्या खाते क्या मिलता है, कितने रसायन है, क्या कैसे कितने फायदे, ब्ला ब्ला, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे और भाई एक चैप्टर तो अभी हुआ है, बाकी तो भाई दुनिया भर के भी चैप्टर बनते हैं, 3 चैप्टर है ना रसायन के बारे में, ये है साहब, है ना। पहले चैप्टर के बारे में, दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आज शुरू नहीं कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखिए।